तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे समांतर श्रेणी। ठीक है, तो आइए बच्चों क्लास को शुरू करते हैं और समझते हैं क्या होता है समांतर श्रेणी। ठीक है, और उसके बाद प्रश्नावली 5.1 का सॉल्यूशन भी मैं बताऊंगा। एनसीईआरटी बुक है ये, प्रश्नावली 5.1 का सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले यहाँ पे समांतर श्रेणी समझते हैं। ठीक है, श्रेणी तो कोई भी हो सकता है, लेकिन समांतर श्रेणी उसको बोलेंगे जिसका सार्वंतर क्या हो बच्चों, बराबर हो। जैसे यहाँ पर देखिए 1 लिखा हुआ है, यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा है 5, यहाँ पे लिखा है 7, यहाँ पे लिखा है 9। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा 3 में से घटाइएगा तो 2 आएगा, 5 में से 3 घटाइएगा 2 आएगा, 7 में से 5 घटाइएगा 2 आएगा, 9 में से 7 घटाइएगा 2 आएगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि दूसरा पद माइनस पहला पद कर रहे हैं 2, तीसरा में से दूसरा घटा रहे हैं 2, और चौथा में से तीसरा घटा रहे हैं 2, पांचवा में से चौथा घटा रहे हैं 2। तो इसका मतलब इसका सार्वंतर बराबर है। तो ये वाला जो श्रेणी है बच्चों, इसको बोलेंगे कि ये किस में है, समांतर श्रेणी में है। ठीक है, समांतर श्रेणी में है। बच्चों समांतर श्रेणी पढ़ने से ये होता है कि समांतर श्रेणी आ जाता है तो कैमा भी नंबर पूछेगा तो आप बता सकते हैं। ठीक है, फार्मूला से। ठीक है, तो कैसे होगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई समांतर श्रेणी है, 5 है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 15 है और यहाँ पे 20 है। ठीक है, और यहाँ पे बोला कि 5, 10, 15, 20, यहाँ पे कितना आएगा, तो बच्चों आप जान जाएंगे क्योंकि यहाँ पे 5-5 का अंतर है हर जगह, तो यहाँ पे 25 आएगा। उसके आगे पूछेगा तो आप बोलिएगा 30 आएगा, उसके आगे पूछेगा तो बोलिएगा 35 आएगा। ठीक है, इस तरह से पूछेगा 30 नंबर पे कितना आएगा, 40 नंबर पे कितना आएगा। ठीक है, तो ये आप फार्मूला से आसानी से निकाल सकते हैं। तो इसको कैसे करेंगे बच्चों, इसको मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे आपको पता चल गया कि समांतर श्रेणी किसको बोलेंगे, ऐसा श्रेणी जिसका सार्वंतर क्या हो, बराबर हो। ठीक है, सार्वंतर बराबर हो। अब जैसे यहाँ पे मान लीजिए 10 है, यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 30 है, ठीक है, और यहाँ पे 40 है। तो बच्चों इसमें इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पहला पद। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं बच्चों, पहला पद, यानी ए बोलते हैं इसको। ठीक है, इसको ए बोलते हैं। और 20 में से 10 गया 10, यानी जो घटा के आता है बच्चों, ठीक है, उसको बोलते हैं डी। ठीक है, यानी सार्वंतर बोलते हैं। ठीक है, तो बच्चों हमें ए पता चल जाए और डी पता चल जाए तो कोई भी श्रेणी पता कर सकते हैं। कैसे, ए का मान हो गया 10, इसमें डी जोड़ेंगे 20 आ गया, फिर इसमें डी जोड़ेंगे 30 आएगा, फिर इसमें डी जोड़ेंगे 40 आएगा, यानी डी तो यहाँ पे 10 है ना, 20 में से 10 गया 10, 30 में से 20 गया 10, 40 में 30 गया 10, यानी ए और डी पता चल जाता है तो आप श्रेणी आराम से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो यानी बच्चों अगर 10 को मैं ए लिखूं, ठीक है, पहला पद ए लिखूं, तो ए को क्या लिख सकता हूं मैं, ए को क्या लिख सकता हूं बताइए, ए को क्या लिख सकता हूं, ए प्लस। ठीक है, ए पहला पद है तो ऐसे लिखिए, ए क्या है बच्चों, पहला पद। ठीक है, तो पहला पद यानी T1 ए है। ठीक है, तो ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी लिख सकता हूँ। ठीक है, 1 में से एक जगह 0 इंटू डी हो जाएगा, यानी T2 कितना है बच्चों, 20 है। 20 यानी कहने का मतलब ए प्लस डी है। ठीक है, यहाँ पे ए कितना है बच्चों, ए 10 है और डी भी 10 है, तो 20 है यानी ए प्लस डी है, यानी T2 क्या है बच्चों, ए प्लस डी है। और T2 को क्या लिख सकते हैं, ए प्लस 2 माइनस 1 इंटू में डी लिख सकता हूँ। यही हमारे पास सॉल्व करके आएगा। T3 क्या होगा बच्चों, ए प्लस 2D होगा। ठीक है, यहाँ पर डी जोड़ा और यहाँ भी डी जोड़ूंगा तो डी और डी 2D आ जाएगा, तभी 30 आएगा यहाँ पे, है ना, तीसरा पद, तो यानी ए प्लस 2D। और इसको लिख सकता हूँ ए प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो यानी ये तीसरा पद निकल गया। इस तरह से अगर मुझे कोई एनवा पद बोले बच्चों, एनवा पद की Tn निकालो, तो Tn मैं निकाल सकता हूँ ए प्लस n माइनस 1 इंटू यहाँ पे डी आएगा। ठीक है, तो यही हमारा एनवा पद निकल गया। यानी कितना भी नंबर पे पूछेगा बच्चों तो मैं निकाल सकता हूँ, T4 पूछे, T5 पूछे, T6 पूछे, कुछ भी बोले आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला हो गया बच्चों इसका एन टर्म। ठीक है, ये फार्मूला है, ये फार्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, ये फार्मूला अगर याद रहेगा तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब इसमें इसको क्या बोलते हैं, पहला पद, और जो घटा के लिखते हैं उसको बोलते हैं सार्वंतर। ठीक है, और इसको बोलते हैं बच्चों एनवा पद। क्या बोलते हैं इसको, एनवा पद बोलते हैं, इसको बोलते हैं बच्चों एनवा पद। ठीक है, एनवा पद। और किसी श्रेणी में बच्चों अंत में जो आएगा, ठीक है, अंत में जो आएगा बच्चों, अंत में जो आएगा उसको क्या बोलते हैं, अंतिम पद बोलते हैं। ठीक है, अंतिम पद, जैसे यहाँ पे 40 है, ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, अंतिम पद बोलेंगे। ठीक है, अंतिम पद बोलेंगे, अंतिम पद, यानी यही हमारा Tn। ठीक है, इसी को Tn बोल सकते हैं। ठीक है, और बच्चों n जो है बच्चों, यहाँ पे n है पदों की संख्या। ठीक है, n क्या है बच्चों, पदों की संख्या, n है हमारे पास पदों की संख्या। ठीक है, n हमारे पास क्या है, पदों की संख्या। इतना कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ गया होगा बच्चों तो आप आसानी से सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है,
अब यहाँ पे मान लीजिए कोई समांतर श्रेणी, एक सवाल देते हैं 15, ठीक है, समांतर श्रेणी है 15, 30, ठीक है, यहाँ पे है 45, यहाँ पे है 60, ठीक है। इसका बोल रहा है कि 20वां पद निकालो, ठीक है, 20वां पद निकालो। 20वां पद कितना होगा, तो कैसे आप निकाल सकते हैं इसको, यहाँ पर a कितना होगा बच्चों, तो a हमारे पास 15 होगा और d होगा दूसरा पद माइनस पहला पद, यानी 30 माइनस 15, 30 में से 15 जाएगा 15 आएगा। n कितना होगा बच्चों, n हमारे पास 20 होगा। यहाँ पर लिखूंगा सूत्र से, ठीक है, सूत्र क्या होगा बच्चों, tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे आ जाएगा बच्चों t20, यानी a है 15 प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी, यानी 15। यहाँ पे 15 है, प्लस में 20 में से 1 जाएगा 19 गुना 15, ठीक है, यानी 15 प्लस 19, 15 नंबर कितना होता है बच्चों, 15 को 19 से गुना कीजिए, 15 135, ठीक है, हासिल यहाँ पे 13, 15 और 13 कितना होगा 28, यानी हमारे पास 285, 285 और 15 जोड़ेंगे बच्चों तो हमारे पास 300 आएगा, यानी ये वाला हमारा 20वां पद हो गया। देखिए फार्मूला से आसानी से आप निकाल लिए, ठीक है, पहला पद भी निकाल दिए, सर्वांतर पूछेगा सर्वांतर भी निकाल दिए, ठीक है। दूसरा टाइप का सवाल इस तरह से आता है बच्चों, जैसे मान लीजिए यहाँ पे है, मान लीजिए यहाँ पे है 20, ठीक है, यहाँ पे है 40, यहाँ पे है 60, ठीक है, और लास्ट में है 200, ठीक है, 200, या ऐसे पूछेगा बच्चों कौन सा पद 200 है, ठीक है, का कौन सा पद 200 है, यानी कौन सा पद 200 है, तो कैसे निकलेगा बच्चों, कौन सा पद 200 है, तो यहाँ पर देखिए a बराबर होगा 20 और d बराबर होगा 40 माइनस 20, 40 में से 20 जाएगा बच्चों 20 आएगा। कौन सा पद, यानी मान लेंगे कि nवां नंबर पे 200 आएगा, तो tn हमारे पास कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। tn का फार्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, बराबर हमारे पास कितना है 200 है। a का वैल्यू हमारे पास 20 है, n का वैल्यू पता नहीं है, लेकिन d का वैल्यू 20 है ये पता है, बराबर 200, यानी n माइनस 1 इंटू 20 बराबर 200, माइनस में कितना 20 हो गया। यहाँ पे आ गया बच्चों n माइनस 1 इंटू 20 बराबर 180, 0 से 0 कट गया, 2 9 18, यानी 9 आ गया, ठीक है, यानी n बराबर 9 प्लस 1 आ गया, 9 और 1 कितना होता है बच्चों, 9 और 1 10, यानी 10वां पद कितना होगा बच्चों 200 होगा, ठीक है, 10वां पद हमारे पास 200 आएगा। तो ये निकल गया बच्चों, पदों की संख्या निकल गया, यानी 10वां नंबर पे हमारे पास 200 आएगा। इसी तरह के सवाल आते हैं पेपर में, ठीक है, ये दोनों टाइप काफी इंपॉर्टेंट है। अब प्रश्नावली 5.1 को सॉल्व करते हैं, इसमें अलग अलग तरह के क्वेश्चन है, जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तब पता चल जाएगा, ठीक है, कि कैसे सवालों को सॉल्व किया जाता है। तो देखिए प्रश्नावली 5.1 का सबसे पहला प्रश्न निम्नलिखित में बोल रहा है बच्चों, क्या बोल रहा है सवाल कह रहा है कि हाँ, निम्नलिखित स्थिति में किस स्थिति में संबंध संख्या की सूची एपी में है और क्यों। बच्चों इसमें एपी चेक करना है कि एपी में है तो क्यों है। देखिए प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया है। प्रथम किलोमीटर जाइएगा तो किराया 15 लगेगा, लेकिन उससे आगे जाइएगा तो अतिरिक्त 8 लगेगा, 15 और 8 कितना लगेगा बच्चों 23, और जाएंगे आधा तो हमारे पास 31 रुपया लगेगा, और जाएंगे तो 39 रुपया लगेगा, ठीक है। यानी यहाँ पर देख रहे हैं कि ए कितना है बच्चों 15 है, और डी कितना आ रहा है बच्चों 15, 23 में से 15 जाएगा 8, 31 में से 30 जाएगा 8, 39 में से जाएगा 8, यानी ए 15 और हर जगह डी कितना आ रहा है बच्चों 8 आ रहा है। इसका मतलब ये एपी में है, क्योंकि सर्वांतर बराबर आ गया, सर्वांतर बराबर है तो ये किस में आएगा बच्चों एपी में होगा, ठीक है, एपी में आएगा। चूंकि यहाँ पे क्या है बच्चों सार्व अंतर बराबर है, ठीक है, सार्व अंतर क्या है बच्चों बराबर है, तो ये किस में होगा बच्चों, इसलिए एपी में है, ठीक है, एपी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, ठीक है, एपी में है। सवाल सॉल्व हो गया, बहुत आसान है। आगे देखते हैं अगला सवाल। यहाँ देखिए किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की हवा का 1/4 भाग बाहर निकालता है। तो मान लेते बेलन में 1 होगा, अब इसमें से 1 का 1/4 भाग निकालेंगे तो कितना बचेगा बच्चों 3/4 आएगा, यानी दूसरा बार हमारे पास 3/4 आया। अब 3/4 का 1/4 निकालेंगे तो कितना आएगा, तो 3/16, यानी 3/4 में से 3/16 घटाएंगे तो यहाँ पे 16, 4 चौका 16, 3 चौका 12, माइनस 3, 12 में से 3 जाएगा कितना आएगा बच्चों यहाँ पे 9/16, यानी तीसरा बार कितना आएगा 9/16, और उसके बाद फिर से 1/4 निकालेंगे तो कितना निकल जाएगा, यानी कि 9 और 16 चौका 64, यानी 9/16 में से 9/64 यहाँ पे निकाल लेंगे, यानी यहाँ पे आ गया 64, 16 चौका 64, 9 चौक 36, 36 में से 9, यानी 27 कितना आएगा 64 आ गया। यहाँ पे आ गया बच्चों 27/64, ठीक है। अब यहाँ पर जब घटाइएगा बच्चों सर्वांतर चेक कीजिएगा,
तो 3/4 में से 1 को घटाइए। अब 3/4 माइनस 1 यानी 3 माइनस 4/4 यानी -1/4, ये हमारे पास आ गया -1/4। दूसरा पद, तीसरा पद 9/16 में से 3/4 घटाइए। 4 और 16 कैलसियम 16, 9 माइनस 4 चौका 16 और यहाँ 3 चौका 12 -3/16। यहाँ पे -1/4 आ रहा है डी, लेकिन यहाँ पे डी आ रहा है -3/16। तो ये हमारा सार्वंतर बराबर नहीं हो रहा है बच्चों। जब सार्वंतर बराबर नहीं होगा तो एपी में नहीं होगा, यानी ये वाला पद जो है बच्चों हवा जो है निकालने के बाद ये किसमें, एपी में नहीं है। ठीक है, एपी में नहीं है। एपी में क्यों नहीं है बच्चों, एपी में इसलिए नहीं है क्योंकि इसका सार्वंतर बराबर नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अगला सवाल देखते हैं बच्चों, यहाँ पे अगला सवाल कैसे होगा, देखिए सवाल नंबर तीसरा। ठीक है, पहला का तीसरा नंबर सवाल है, कैसे करेंगे। प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 है। प्रथम का 150 है और बाद में प्रत्येक खुदाई की 50 रुपये बढ़ती जाती है, यानी 150 के बाद कितना होगा, 200 होगा, 200 के बाद 250 होगा और इसके बाद 300 होगा। तो यहाँ पर तो देख रहे हैं कि ए हमारे पास 150 है और डी हमेशा हर एक जगह घटाएंगे तो बच्चों 50 ही आएगा। 200 में से 150 घटाओ, 250 में से 200 घटाओ, 300 में से 250 घटाओ, हर एक जगह डी कितना होगा बच्चों, 50 होगा। तो इसलिए किस में होगा, एपी में होगा ये। ठीक है, एपी में है। ठीक है, समझ में आ गया होगा, बन गया ये सवाल। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा। खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन जबकि 10,000 रुपये की राशि 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है बच्चों। तो पहले साल तो कितना होगा, 10,000 है ना, 10,000 है ना, यहाँ पे 10,000 रुपया है, यहाँ पे 10,000 है। ठीक है, 10,000 रुपया जमा किया। ठीक है, तो पहले साल ये कितना हो जाएगा बच्चों, 10,000 है ना। तो पहले साल तो 10,000 का 8%, 10,000 का 8% हमारे पास 800 आएगा, यानी 10,800 होगा। ठीक है, दूसरे साल इसके बाद जो है कितना होगा बच्चों, दूसरा साल कितना होगा, 10,800 का फिर से 8% लेंगे तो 10,800 का। ठीक है, यहाँ पे 8% निकालते हैं तो 8/100, 0 से 0 यहाँ कट होगा, 88 64, यहाँ पे 0, यहाँ पे 6 आएगा 8, 864। ठीक है, 864 यानी यहाँ पे मिल जाएगा हमारे पास 864 रुपया और बढ़ जाएगा इसका। तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 11,816, 11,664। ठीक है, यहाँ पे इतना आ जाएगा। तो इतना ही से देख लेते हैं बच्चों। ठीक है, 11,664 आ गया, फिर इसका 8% लेंगे अगले साल, तो इसका फिर से 8% निकालते हैं, 11,664 और गुना 8/100। ठीक है, तो कितना होगा बच्चों, इसको गुना कर लेते हैं, 8 चौक 32, 8 छक 48, 48 और 3 कितना होगा, 48 3 51, 8 छक 48, 5 53 के 3 हासिल 5, 8 5 13 और 8 1 9। ठीक है, बटे 100, तो यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 933.12, यानी 11,664 है, 11,664 में 933, ठीक है, 0.12 जोड़ेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 2 आएगा, 1 4 3 7 6 3 9 9 6 15, 1 का 1 2, यहाँ पे 1। ठीक है, यहाँ पे आ गया हमारे पास बच्चों 12,597। ठीक है, 12,597.12, यानी हमारे पास बच्चों पहला साल जब पैसा जमा किए तो 10,000 था। ठीक है, लेकिन पहला साल हुआ तो हमारे पास कितना हो गया बच्चों, 10,800, फिर 11,664, फिर इतना हो गया। मतलब यहाँ डी निकालते हैं तो यहाँ पे 800 आ रहा है, यहाँ पे कितना आ रहा है बच्चों, तो यहाँ पे घटाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जब घटाइएगा बच्चों तो यहाँ पे आएगा आपके पास 864। ठीक है, उसके बाद घटाइएगा तो 933.12 आएगा, है ना, 933.12 आएगा। ठीक है, 933 यहाँ पे घटाएगा तो 933.12 आएगा, यानी यहाँ पे देख रहे हैं बच्चों सार्वंतर बराबर नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये एपी में नहीं होगा। ठीक है, इसलिए क्या होगा बच्चों, एपी में नहीं होगा, एपी में नहीं है। ठीक है, जो यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज मिला प्रत्येक साल वो एपी में नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों, चलिए ये तो पता चल गया। अब यहाँ देखिए प्रश्न 2 है, दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखे जबकि प्रथम ए और सार्वंतर डी दिया है, ए दिया है और डी दिया है, यानी T4 प्रथम 4 पद लिखना है। ठीक है, प्रथम 4 पद, तो पहला पद यहाँ 10 होगा, दूसरा पद a + d यानी 10 × 10 20, तीसरा पद 20 × 10 30 और चौथा पद 30 × 10 40। यही आंसर हो गया। ठीक है, दूसरा के पहला का सॉल्यूशन है। ठीक है, यही हो गया हमारे पास। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। अगला सवाल है बच्चों यहाँ पे a - 2 और d, तो पहला पद तो यही होगा, उसके बाद d जोड़ते जाइए, -2
-2 में 0 जोड़ेंगे तो -2, और उसके बाद फिर 0 जोड़ेंगे -2 -2, सारा पद यही आएगा। ठीक है, दूसरा का हल यही हो गया। ठीक है, -2 -2 -2 ही आएगा। ठीक है, इसमें जोड़िएगा। तो अगला सवाल है A4 और -3, तो पहला पद यहाँ पे कितना आएगा बच्चों? पहला पद 4 आएगा, दूसरा पद 4 में से 3 जाएगा 1 आएगा, 1 में से 3 जाएगा तो -2 आएगा, -2 में से माइनस जाएगा -5 आएगा। यही हमारा प्रथम 4 पद हो गया। ठीक है, सॉल्व हो गया। अगला सवाल है, अगला सवाल यहाँ पर है बच्चों, ए है -1 और इसमें डी जोड़िए। -1 में 1/2 जोड़ेंगे तो कितना होगा? हमारे पास -2 प्लस 1/2 यानी हमारे पास -1/2 आएगा। -1/2 -1/2 में फिर 1/2 जोड़ेंगे तो 0 होगा, 0 में 1/2 जोड़ेंगे तो 0 होगा, सॉरी 1/2 होगा। तो यही हमारे पास 4 गो पद हो गया, प्रथम 4 गो पद। ठीक है, ए लिखिए और उसमें डी जोड़ते जाइए, अपने आप सॉल्यूशन निकल जाएगा। ठीक है, अगला सवाल 5वां, ए हमारे पास है -1.25, तो पहला पद तो यही हो गया। अब इसमें डी जोड़ेंगे -0.25 तो कितना आएगा? -1.5 आ जाएगा। ठीक है, फिर इसमें जोड़ेंगे 0.25 तो कितना आएगा? -1.75 आ जाएगा। फिर इसमें 0.25 तो हमारे पास -2 आ जाएगा। इस तरह से आता जाएगा। प्रथम 4 पद यही हो गया हमारे पास। ठीक है, समझ में आया होगा। अगला सवाल है बच्चों, प्रश्न निम्नलिखित एपी के लिए पहला पद। ठीक है, पहला पद और सामान्य अंतर लिखिए। सामान्य अंतर यानी सार्वंतर वही है, लिखना है ए, यानी सवाल पहला का पहला पद कितना होगा? 3 होगा, और सार्वंतर यानी दूसरा पद माइनस पहला पद, 1 - 3 कितना आएगा बच्चों? -2 बन गया। पहला पद और सार्वंतर निकल गया। ऑब्जेक्टिव में काफी इस तरह के सवाल आते हैं। देखिए दूसरा सवाल, दूसरा पहला पद लिखना है तो -5। ठीक है, पहला पद आ गया -5 और सार्वंतर -1 माइनस, और यहाँ भी -5 है, माइनस गुने माइनस प्लस 5, 5 में से 1 चला जाएगा तो 4 आएगा। ठीक है, पहला पद निकल गया, सार्वंतर निकल गया। अगला सवाल है, यहाँ देखिए सवाल तीसरा, पहला पद कितना है? 1/3, सार्वंतर दूसरा पद माइनस पहला पद। ठीक है, 3 3 का एलसीएम कितना आएगा? 3 आएगा, 5 में से 1 गया 4 आएगा, यानी 4/3 हो गया। ठीक है, पहला पद निकल गया और यहाँ पे सार्वंतर निकल गया। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। ये देखिए पहला पद कितना है बच्चों? 0.6 है, सार्वंतर 1.7 - 0.6। ठीक है, तो कितना आएगा बच्चों? यहाँ पे 7 में से 6 चला जाएगा 1 आएगा, और 1 में से 0 जाएगा तो 1 आएगा, 1.1 आएगा। ठीक है, 1.1 आएगा यहाँ पे सार्वंतर, तो ये भी निकल गया। अगला सवाल यहाँ देखिए, सवाल 4, निम्नलिखित में से कौन एपी में है? यदि एपी में है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 पद लिखना है। ठीक है, सार्वंतर ज्ञात करना है और 3 पद लिखना है। पहले तो एपी में है कि नहीं ये चेक करना है। तो 4 में से 2 जाएगा 2, 8 में से 4 जाएगा 4, 16 में से 8 जाएगा 8, ये तो एपी में है ही नहीं, तो इसमें आगे पद की बात करना ही नहीं, सार्वंतर ही बराबर नहीं तो एपी में नहीं है। ठीक है, अगला सवाल देखिए दूसरा, यहां पर देखते हैं ए बराबर कितना बच्चों? 2 है, डी बराबर निकालते हैं। ठीक है, यानी T2 - T1 पहले तो चेक करना है। 5/2 - 2 तो कितना आएगा? 5 - 4/2 यानी 1/2 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे निकालेंगे T3 - T2 यानी 3 - 5/2, यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 6 - 5 और यहाँ पे आ जाएगा 1/2। ठीक है, फिर से यहाँ पे T4 ठीक है T3 यानी हमारे पास आएगा 7/2 - 3 यानी यहाँ पे 1/2 आ रहा है, तो इसका और 3 पद लिखना है। तो बच्चों डी कितना आ रहा है? 1/2, इसमें 1/2 जोड़िए, 7/2 में 1/2 जोड़िए बच्चों, कितना आएगा? तो हमारे पास आ जाएगा 8/2, 4 दूना 8 यानी हमारे पास एगो आ गया 4। फिर 4 में 1/2 जोड़ेंगे, 4 + 1/2 तो हमारे पास आ जाएगा 9/2। फिर 1/2 जोड़ेंगे, 9/2 में 1/2 जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10/2 यानी 5 आ जाएगा। ठीक है, यानी 3 पद लिखा गया, 4 9/2 और 5, 4 9/2 और 5। ठीक है, तो इस तरह से डी पता चल गया बच्चों। तो आप डी को जोड़ते जाइए अंतिम पद में, यहाँ पे डी जोड़ते जाइए, आपको आसानी से आंसर मिलता जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते बच्चों, पहले तो चेक करना है कि सार्वंतर इसका बराबर है कि नहीं, यानी एपी में है कि नहीं। ए का मान कितना बच्चों? -1.2। ठीक है, अब डी चेक करते हैं बच्चों, T2 - T1 निकालिए तो हमारे पास -3/2 माइनस है और यहाँ भी माइनस, तो प्लस आएगा 1.2। ठीक है, यानी 2 में से 2 गया 0, 3 में से जाएगा 2 यानी यहाँ आएगा माइनस में 2.0 यानी 2 आएगा। T3 - T2 कितना आएगा बच्चों? -5.2 माइनस प्लस 3.2 हो जाएगा, तो यहाँ पे भी 2 आएगा। ठीक है, माइनस में 2.0
T4 माइनस T3 -7.2 प्लस 5.2 कितना होगा यहाँ पे -2.0। यहाँ पे सर्वंतर बराबर आ रहा है बच्चों, सर्वंतर बराबर आ रहा है तो बस कुछ नहीं करना है। इसमें कितना का आ रहा है -2 का, तो बस इसको जोड़िए, 2 जोड़िए तो -9.2, 2 जोड़िए तो -11.2, ठीक है। और यहाँ पे आएगा -13.2। तो ये हमारा अगला 3 पद हो गया, ठीक है। अगला 3 पद यही हमारा हो जाएगा। समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। यहाँ देखिए पहला पद तो यहाँ पे -10 है और डी निकालेंगे तो दूसरा पद माइनस पहला पद यानी -6 प्लस 10 यानी कितना आ गया 4 आ गया, ठीक है। यहाँ पे निकालिएगा तो -2, ठीक है, -2 प्लस 6 यहाँ भी 4 आ गया। या आगे निकालिएगा तो 2 यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस आएगा, 2 2 कितना आ गया 4 आ गया। फिर से सर्वांतर बराबर आ रहा है लेकिन 4 आ रहा है तो 4 2 कितना 6, 6 4 कितना 10, 10 4 कितना 14। यही हमारा अगला 3 पद हो गया, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा, इस तरह से निकाल सकते हैं। अगला सवाल है, यहाँ पर a बराबर तो 3 है, ठीक है, और d निकालते हैं, दूसरा पद माइनस पहला पद यानी 3 प्लस √2 और -3 यानी 3 में से 3 जाएगा तो √2 आ जाएगा। यहाँ पे आएगा बच्चों आगे T3 माइनस T2 करेंगे तो हमारे पास 3 प्लस 2 √2 है और यहाँ -3 माइनस √2 आएगा तो 3 से 3 तक घट जाएगा, यहाँ भी √2 आ जाएगा, ठीक है। आगे फिर से करेंगे 3 प्लस 3 √2 में से 2 √2, यहाँ भी √2 आ जाएगा यानी यहाँ भी फिर से सर्वांतर बराबर है लेकिन सर्वांतर आ कितना रहा है तो √2 आ रहा है। तो इसके आगे कितना आएगा बच्चों, पहला इसके अगला पद होगा 3 प्लस 4 √2 होगा, इसके अगला होगा 3 प्लस 5 √2 क्योंकि √2 जोड़ना है, 3 प्लस 6 √2, ठीक है। ये हमारा अगला 3 पद हो गया, ठीक है। ये हमारा अगला 3 पद हो गया। डी आता है उसको आगे जोड़ते जाते हैं, आंसर निकल जाता है, ठीक है। समझ में आ गया होगा। अगला सवाल यहाँ देखिए 0.2 यानी a का वैल्यू तो 0.2 है, d निकालते हैं तो 0.22, ठीक है, -0.2 कितना आएगा बच्चों, तो यहाँ पे 0.02 आएगा, ठीक है, 0.02 आ गया। यहाँ निकालते हैं अगला आगे, इस d को बोलिए ऐसे लिखिए T2 माइनस T1 यानी दूसरा पद माइनस पहला पद, तीसरा पद माइनस दूसरा पद, कैसे होगा तो 0.22 माइनस 0.22, ठीक है, तो कितना आएगा 0.002 आएगा। यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ डी अलग आ रहा है, यहाँ डी अलग आ रहा है, तो सर्वांतर ही बराबर नहीं है, जिसका सर्वांतर बराबर नहीं उसको कुछ नहीं करना है, ठीक है। आगे है समांतर श्रेणी में है ही नहीं वो। यहाँ देखिए a का मान तो 0 है लेकिन d यहाँ देखिए तो -4 -0 -4 -8 -4, तो यहाँ पे -4, यहाँ पे सर्वांतर आ रहा है बराबर। T2 माइनस T1 करिएगा तो -4 -0 कितना आएगा -4, T3 माइनस T2 कीजिएगा तो कितना आएगा -8 प्लस 4, 4 में से 8 जाएगा -4, T4 माइनस T3 कीजिएगा तो -12 प्लस 8, 8 में से 12 चला जाएगा -4, यानी हर जगह D -4 आ रहा है। तो यहाँ अगला पद क्या आएगा बच्चों -16 आएगा, -20 आएगा और -24 आएगा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर होगा -16 -20 और -24, ठीक है। समझ में आया होगा। अगला सवाल देखते हैं। चलिए ये देखिए यहाँ पे a कितना है बच्चों, a है हमारे पास -1/2 और d दूसरा पद माइनस पहला पद, ठीक है। तो T2 माइनस T1 निकालिए तो T2 माइनस T1, तो यहाँ पर तो बच्चे यही आ रहा है, हर जगह 0 आएगा, ठीक है, यानी अगला पद भी यही आएगा, ठीक है, यही आएगा, ठीक है। सर्वांतर बराबर है लेकिन 0 का अंतर है तो 0 0 जोड़िएगा तो वही आएगा ना। चलिए अगला यहाँ देखिए a का मान कितना है 1 है और d हमारे पास 9 में से 1 गया 2, 9 में से 3 गया 6, 27 में से 9 गया 18, तो d यहाँ बराबर नहीं है, ठीक है। यहाँ तो साफ साफ दिख रहा है कि d बराबर नहीं है, तो ये समांतर श्रेणी में नहीं है और जो संख्या समांतर श्रेणी में नहीं है उसका कोई पद नहीं लिखना है। x यहाँ देखिए a का अंतर है, 2a में से a जाएगा a है ना घट के, तो यहाँ पे 5a 6a और अगला 3 पर 7a, ठीक है, पता चल गया। अगला सवाल बहुत एक एक लाइन का क्वेश्चन है, a1 a2 a3 a4, तो ये बराबर नहीं होगा बच्चों, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक a1 है, यहाँ पे a2 है, a3 है, a4 है, तो ये बराबर होगा नहीं होगा ये तो पता ही नहीं चलेगा ना, क्योंकि यहाँ पे निकालेंगे d तो a2 माइनस a1 a3 माइनस a2, यहाँ आएगा a4 माइनस a3, तो कैसे पता चलेगा, ठीक है, ये पता नहीं चलेगा बच्चों, ठीक है। तो ये अगला पद पता नहीं चल सकता है। ओके वैसे अगर यहाँ देखिएगा तो a1 है, यहाँ a2 है, यहाँ a3 है, यहाँ a4 है, तो अगर ऐसे इस तरह से समझे ये है कि नहीं ये पता नहीं है हमको, ठीक है, ये है कि नहीं ये पता नहीं है, ठीक है।
लेकिन यहाँ पे अगर इस तर्ज पे लिखे तो यहाँ पे A5, A6 और A7 आ सकता है, ठीक है, लेकिन ये समांतर श्रेणी में नहीं है, ठीक है, ये बात याद रखना होगा। अगला सवाल है √2, यहाँ पे √2 9 को लिख सकते हैं बच्चों, 9 को लिख सकते हैं, 8 को लिख सकते हैं 2√2, 9 को लिख सकते हैं 3√2, इसको लिख सकते हैं 4√2। यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर निकालेगा बच्चों T2 माइनस T1, तो 2√2 माइनस √2 कितना आएगा, 2√2 में से √2 जाएगा तो √2। यहाँ पे T3 माइनस T2 कीजिएगा तो 3√2 माइनस 2√2, तो कितना आएगा यहाँ पे √2, ठीक है, यानी यहाँ पे √2 का अंतर है, तो ये अगला कितना आएगा 5√2, 6√2 और 7√2, तो ये हमारा अगला 3 पद हो गया, ठीक है, समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, √3, √6, √9, √12, तो ये तो नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे T2 माइनस T1 करेंगे तो यहाँ पे √6 और यहाँ पे माइनस √3, ये तो आएगा ही नहीं। यहाँ देखिए 3 माइनस √6, T3 माइनस T2, √9 का 3 निकलेगा, 3 माइनस √6 हो जाएगा। अगला आ जाएगा 2 दूना 4 12, T4 माइनस T3 कीजिएगा तो यहाँ पे आएगा 4, अच्छा 2√3, 12 का वर्गमूल 2√3 माइनस में 3, ये आएगा, ठीक है। तो बच्चे इसका जो सर्वांतर है ये बराबर नहीं होगा, ठीक है, ये सर्वांतर बराबर नहीं होगा, इसलिए इसका अगला पद से में कोई मतलब नहीं है, ठीक है। देखिए 15, 1 के स्क्वायर 5 के स्क्वायर, 1 के स्क्वायर 1, यहाँ 25, यहाँ 49 और यहाँ है 73, कितना का अंतर 24 का, कितना का अंतर 24 का, कितना का अंतर 13 में 4 24 का, यहाँ पर 24 का अंतर है तो इसमें जोड़िए 24, 73 में 24 जोड़ेंगे तो कितना आएगा बच्चों, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 80 90 97 आ जाएगा, इसमें फिर 24 जोड़ेंगे तो 1 यानी 121 आ जाएगा, फिर 24 जोड़ेंगे तो हमारे पास 125 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा अगला 3 पद हो गया। यहाँ पे सर्वांतर बराबर था, 24 का अंतर था, तो यहाँ पे ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक और है, यहाँ पे 1 के स्क्वायर 1, यहाँ 9, यहाँ 25 और यहाँ 49, कितना का अंतर है 6 का, कितना का अंतर है 16 का, कितना का अंतर है तो यहाँ पे है 24 का। यहाँ पे सर्वांतर बराबर नहीं है और सर्वांतर बराबर नहीं है तो ये एपी में नहीं है, एपी में नहीं है तो अगला 3 पद से कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है। तो यही बच्चों आज के सवाल में हमने प्रथम पद सर्वांतर ये सब निकालना सीख गया, ठीक है। अगले क्लास में इसे थोड़ा डिफिकल्ट लेवल क्वेश्चन करवाऊंगा प्रश्नावली 5.2 में। तो कैसी लगी आज के वीडियो कमेंट करके जरूर बताइए, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नया वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू वेरी मच।